हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन टुडेज प्रीमिक्स जो कि डील करता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव अहेड जस्ट टू वेरी क्विकली लेट यू नो कि हमारे बैच 2 जो है ऑफ ऑल आवर कोर्सेज, राइट, बैच 1 जो है हमारे कंप्लीटली फिलअप हो गए थे। नाउ वी हैव अ बैच 2 जो कि शुरू हो गए हैं 15th मार्च ऑनवर्ड्स, दैट इज टुडे ऑनवर्ड्स इनकी एनरोलमेंट्स जो हैं शुरू हो गई हैं ऑफ जनरल स्टडीज विच इज आवर प्री प्लस मेंस का बैच, एसए कोर्स और 2 ऑप्शनल्स दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज सोशियोलॉजी। इनके बारे में अगर आपने डिटेल्स, शेड्यूल या कुछ भी जानना हो, राइट, उसकी आप डिटेल्स पा सकते हैं at sleepyclasses.com या फिर कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। राइट, नाउ विदाउट मच अडू लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन जो है अब रिलेटेड है आज के हमारे 2 मिनट सीरीज के साथ। ठीक है, तो अगर आपने वो आज के नहीं देखी है सो आई वुड रेकमेंड कि आप जाके वो देख लें, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है इन हेल्पिंग यू क्रैक योर प्रीलिम्स। राइट, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नाउ आस्क्स यू अबाउट द इनर लाइन परमिट। पहली स्टेटमेंट कहती है that the inner line permit was introduced by the Bengal Eastern Frontier Regulation Act of 1873 to regulate inflow of outsiders so as to preserve the indigenous culture of ट्राइब्स। कि ILP जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिजिनस पॉपुलेशन के कल्चर को बचा के रखने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि जितने भी एरियाज हैं विच फॉल अंडर द इनर लाइन परमिट, राइट, कौन से एरियाज फॉल होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इशू भी करते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू आउटसाइडर्स सो एज टू बी एबल टू एंटर दीज एरियाज। राइट, अब आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 नो 2। राइट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आराम से स्टेटमेंट्स को 1-2 बार पढ़िए। जल्दबाजी हमेशा जो है प्रीलिम्स में काफी खतरनाक साबित होती है। राइट, सो टेक योर टाइम बिफोर यू मार्क द आंसर। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, नाइदर 1 नो 2, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये गलत हैं। ठीक है, अब ये गलत क्यों है स्टेटमेंट्स? अगर आज का 2 मिनट सीरीज आपने देखा होता तो आपको पता होना चाहिए था कि ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब ये जो ILP है, इनर लाइन परमिट है, कॉलोनियल टाइम्स द्वारा ही जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था under very correctly as the first statement said, Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 द्वारा। ठीक है, बट इसका पर्पस गलत दिया गया था स्टेटमेंट में। ये कोई प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर के द्वारा जो है उसका ये कोई गोल नहीं था, बट कॉलोनियल रूलर्स थे तो कॉलोनियल इंटरेस्ट हैं, ये अपने कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उनको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे और इसीलिए आउटसाइडर्स, दैट इज जो हम इंडियंस थे, उनको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको कंटिन्यू किया गया इनर लाइन परमिट को, हाउएवर नाउ जो पर्पस था वो चेंज हो गया। अब पर्पस क्या था कि जो इंडिजिनस लोग यहाँ पे रहते हैं उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना जो है ये इसका पर्पस बन गया। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कौन से स्टेट, कौन से एरियाज फॉल अंडर द इनर लाइन परमिट that can be requested by the state government but the final decision is taken by the central government. However, जो travel document issue करना होता है to be able to visit these places temporarily, आप वहाँ पे settle नहीं, temporarily एक fixed time, एक limited time के लिए जो है visit कर सकते हैं, वो कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अब कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये इंडेक्स असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये कंडक्ट किया जाता है, मतलब ये इंडेक्स जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस अंडर द नीति आयोग। अब आपने हमें बताना है कि इनमें से 2 स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है 1 ओनली,
सेकंड है 2 ओनली, सी both 1 and 2, and D neither 1 no 2. Again take some time, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहीं पे अखबार में पढ़ा था, पीआईबी पे पढ़ा था, प्रीक्योर में पढ़ा था, कहीं पे इसके बारे में जानना हो। इसका सही जवाब है बी 2 ओनली। सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये सर्वे है एंड वेरी करेक्टली ये परफॉर्मेंस भी जो है उसके बेसिस पे रैंक करता है कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही ऑन इंप्लीमेंटिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। बट ये स्टेट्स को नहीं बल्कि वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको रैंक करता है, उनको रेट करता है। ठीक है, तो ये स्टेट्स को नहीं बल्कि किसको रैंक कर रहा है? ये रैंक कर रहा है आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को। बट वेरी करेक्टली जैसे कि इन्होंने बताया कि ये नीति आयोग के अंडर आने वाले डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो है वो इसको कंडक्ट कराते हैं। पर्पस क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट ने बार बार बोला था सिंस 2014 में जब ये आए थे इन ऑफिस एंड देन 2019 अगेन में कि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो एक गुड गवर्नेंस का ये मेजर देखा जा रहा है जहां पे डेटा प्रिपेयर्डनेस देखी जाएगी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को एज पर अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क कि ये कितनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं जो गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं एंड किस हद तक उन गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एक चीज तो हमारे पास डेटा होगा इन सब चीजों पे अवेलेबल, साथ ही में ये मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में भी एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो जनरेट कर पाएगा। लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट NCPCR। ये कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, राइट, व्हिच इज योर NCPCR। पहली स्टेटमेंट कहती है दैट द NCPCR इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी which works under the aegis, मतलब ये काम करती है under the Ministry of Women and Child Development। Second statement कहती है the commission defines a child up to 16 years and an adolescent from 16 to 18 years of age। ठीक है, मतलब एक बच्चा जो है उसकी डेफिनेशन होती है कि एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 16 एंड 16 टू 18 के इयर्स में वो एडोलेसेंट उनको बुलाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इट ट्राइज टू एंश्योर दैट ऑल लॉज आर इन कॉन्सोनेंस, मतलब ये ठीक बैठते हैं विद चाइल्ड राइट्स जो कि इंश्राइन किए गए हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शंस हैं आपके 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या फिर ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, स्टैट्यूटरी बॉडी है, काफी चर्चा में रही है, राइट, और ट्राई कीजिए मार्क करना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही है। 1 and 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये जो डिवीजन मैंने की है चाइल्ड बिलो 16 years of age, 16 to 18 एडोलेसेंट, ऐसी कोई डिवीजन नहीं करता है आपका जो NCPCR है। वेरी करेक्टली इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी एज पर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हिच वाज द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये काम करती है एंड 2007 से जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके अंडर जो है एक सेक्शन 13 है जो कि प्रोवाइड करता है कि कमीशन ने इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मैकेनिज्म्स सब के सब फॉलो द नॉर्म्स ऑफ चाइल्ड राइट्स जो कि इंश्राइन किए गए हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या है? कोई भी पर्सन हु इज बिलो 18 years of age is regarded as a child, right? ये कोई चाइल्ड, एडोलेसेंट कोई डिवीजन जो है NCPCR नहीं करता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से आप स्टेटमेंट्स देखिए और एनालाइज कीजिए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एनी पर्सन employed with central or state government can't be appointed as election commissioners। ठीक है, कि कोई भी इंसान जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयड है वो इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल एज वेल एज बाय इलेक्शंस। थर्ड स्टेटमेंट,
इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? अब आपके ऑप्शंस देते हैं। फर्स्ट 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी सिर्फ 3 ओनली। ध्यान से पढ़िए, काफी इजी क्वेश्चन होना चाहिए ये, राइट? हबड़ा दबड़ी में मत रहिए, राइट? टेक योर टाइम। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, मैं आंसर बताने वाली हूँ। द करेक्ट आंसर इज अगेन सी 1 and 3 ओनली। ठीक है, अब एक रीसेंट मार्च 2021 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, जहां पे उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि कीपिंग इन माइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी, हम किसी भी पर्सन को हु इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड विद आइदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनको हम इलेक्शन कमिश्नर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। ठीक है, कहीं पे भी जो है हम उनको नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही में जो रूलिंग है ये एम करती है एट एंश्योरिंग व्हाट, इंडिपेंडेंस, राइट, कि इंडिपेंडेंटली ये काम करे। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक 3 मेंबर बॉडी है एंड इट इज द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि इलेक्शन शेड्यूल दोनों ही जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस के लिए तैयार करती है। लास्ट स्टेटमेंट जो है अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट, कि ये फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का कि यही डिस्प्यूट्स जो है रिजॉल्व करेंगी अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के अंदर स्प्लिट होता है या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जो है अगर मर्ज हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे स्लाइटली कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन कहता है दैट इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज, मतलब इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है that the power of the judiciary to pronounce the constitutionality of laws and executive orders। ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, तो हर स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के पढ़िए so that you can understand the meaning। B, the power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures। C, the power of judiciary to review all legislative enactments before they are assented to by the president, and D, the power of the judiciary to review its own judgments given earlier in a same or different case। ठीक है, so after you've read all the statements, दोबारा रीरीड कीजिए एंड डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा ऑप्शन जो है मार्क करते। सही आंसर जो है ए, राइट? सिंपल होना चाहिए बट ऑफन हम वर्ड्स के अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब पेपर इंग्लिश में आना है, कई बार वो डिफिकल्ट लैंग्वेज भी जो है लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं, अगर आपने चूज किया इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, तो जरूरी है कि स्टेटमेंट्स को तोड़िए, उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए एंड फिर आंसर मार्क कीजिए। ठीक है, दैट इज व्हाई आई से ऑलवेज रीड अ क्वेश्चन ट्वाइस। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि आखिर का क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो कि हमारी इंडियन जुडिशरी को दी गई है एज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एज वेल एज हमारे हाई कोर्ट्स के पास भी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास एज पर आर्टिकल 13 एंड हाई कोर्ट्स के पास एज पर आर्टिकल 226 जो है ये पावर दी गई है उनको कि आप जो है रिव्यू कर सकते हैं डिफरेंट जजमेंट्स को। तो चाहे ये लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स हो, मतलब लॉज हो, चाहे ये पार्लियामेंट का लॉ हो, चाहे ये आपके स्टेट्स का लॉ हो, प्लस कोई भी ऐसी और ऑर्डर्स या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस जो कि आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं। इफ दे आर सीन एज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इनको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी ऑन 3 ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इन्फ्रिंज करते हैं, तो आप कहां पे जाओगे? डायरेक्टली जा सकते हो आप किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि आर्टिकल कौन सा कहता है कमेंट्स में मेरे को बताना। रिट्स के लिए कौन प्रोवाइड करता है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यू कैन कमेंट एंड टेल मी व्हिच आर्टिकल इट इज। सेकेंडली ये कहता है कि ये आउटसाइड है द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी जिसने इसको फ्रेम किया है। एंड लास्टली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है उनके
अगेंस्ट जाता है, ठीक है। तो इन बेसिस पे जो है रिव्यू सीक किया जा सकता है, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द डे। प्लीज टेल अस कि आपने कितने स्कोर किए एंड ट्राई के हर प्रीमिक्स में जो है आप 5 on 5 हिट करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है ना ही सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट्स के पीसीएस का भी जो है उनके प्रीलिम्स में आ जाते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर द पॉलिटी प्रीमिक्स टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस एंड हमारे सारे के सारे जो हम वीडियोस डालते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, अब से 8 बजे जो है हमारा आएगा 2 मिनट्स, 12 बजे जो है हमारे आएंगे पीसीएस, पंजाब के पीसीएस मेंस के लिए हम लाइव आंसर डिस्कशन क्लासेस कर रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड आंसर्स आपके साथ लाइव डिस्कस किए जाएंगे। उसका पूरा शेड्यूल जो है हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 questions every day. So if you're writing the Punjab PCS mains, do watch that. ठीक है, 4 बजे हमारा daily news discussion and 10 बजे as always Premix will be here to help you with your preparation.